प्यारे मित्रों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, जिसमें हम लोगों ने आधुनिक काल की विशेषता पढ़ी। आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में पढ़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ा, अयोध्या सिंह हरि और उपाध्याय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीधर पाठक के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। श्रीधर पाठक जन्म 1859 में, ग्राम जौंधरी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी है 1928 ईस्वी में। और प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, प्रबंधात्मक काव्य हैं पहली रचनाएं, अर्थात जो प्रबंध में लिखी गई कविताएं हैं, जो अनुदित हैं, अर्थात जिनको कवि ने अनुदित किया है, ट्रांसलेट किया है। ये उनकी मौलिक रचना नहीं है, ये उनका मौलिक काव्य नहीं है, ये उनकी अनुदित रचनाएं हैं। इनकी श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक काल में। तो पहली रचना है एकांतवासी योगी, जो 1886 में छपी। अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट का हिंदी अनुवाद। तो ये रचना किनकी थी? अंग्रेजी लेखक गोल्ड स्मिथ की, जो हर्मिट रचना थी उनकी, और उसका हिंदी अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से। दूसरी रचना है उजड़ ग्राम, जो 1889 में प्रकाशित हुई। ये भी अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित डेजर्टिड विलेज का अनुवाद है ये। तो ये रचना भी गोल्ड स्मिथ की है, जो पहले छपी थी डेजर्टिड विलेज के नाम से, लेकिन हिंदी में अनुवाद किया है श्रीधर पाठक जी ने, और नाम है उजड़ ग्राम। श्रांत पथिक, जो 1902 में प्रकाशित हुई। ये भी अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद है। तो पहले ये रचना जो श्रांत पथिक है, ये अंग्रेजी में लिखी गई, इसका नाम था ट्रैवलर, और कवि थे गोल्ड स्मिथ, अंग्रेजी साहित्य के कवि थे ये। तो आगे है ऋतु संहार, संस्कृत के कालिदास की नाट्य रचना का अनुवाद। ये कई बार पूछा गया है। तो ये कालिदास की रचना थी, है ना, जो संस्कृत में लिखा करते थे, और उन्हीं के नाटक को यहाँ अनुवादित किया गया है ऋतु संहार के नाम से। और कालिदास ने भी ऋतु संहार नाम ही दिया था, और श्रीधर पाठक ने भी उसका अनुवाद कर उसे ऋतु संहार नाम ही दिया। तो ये उनकी अनुदित रचनाएं थीं श्रीधर पाठक की, जिनको आपको याद रखना है: एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु संहार। आगे हम लोग जानेंगे उनकी मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं, अर्थात वो रचनाएं जो उन्होंने स्वयं लिखी, कहीं से अनुवादित नहीं की हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ टिक लगा गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो काश्मीर सुषमा, जो 1904 में छपी, और भारत गीत, जो 1928 में छपी, भारतोत्थान, जो उसके बाद भारत प्रशंसा। तो ये उनकी मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की। फिर से मैं ये सब पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ यहाँ पर, ताकि हो सके कि हो सकता है परीक्षा में कोई भी रचना आ जाए तो हमारे दिमाग से वो निकले ना। एक बार पढ़ा रहता है ना तो वो दिमाग में रह जाता है। जगत सच्चाई सार, काश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि। यह रचना उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखी थी, आराध्य शोकांजलि को। जॉर्ज वंदना, भक्ति विभा, गोखले प्रशस्ति, देहरादून, गोपिका गीत, भारत गीत, मनोविनोद, वनाष्टक, बाल विधवा, भारोत्थान, भारत प्रशंसा, गुणवंत, हेमंत, स्वर्ग वीणा। तो इतनी रचनाएं तो हैं, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है टिक लगा दी हैं, बता दी हैं। काश्मीर सुषमा, भारत गीत, भारत प्रशंसा। तो ये उनकी मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की। नोट: जगत सच्चाई सार सुथरे साइयों के सदुकड़ी ढंग पर लिखा गया है। यथा जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह 51 पदों की एक लंबी कविता है जो श्रीधर पाठक ने लिखी थी। स्वर्ग वीणा में परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत मिलते हैं। श्रांत पथिक रचना में रोला छंद का प्रयोग है।
विशेष तथ्य की बात करते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के सौभाग्य से श्रीधर पाठक जी भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन रहे, जिससे उन्होंने ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं भारतेंदु काल, और इसके बाद आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी काल। इनके द्वारा रचित मनोविनोद, उज्जट ग्राम, कश्मीर सुषमा अनेक रचनाएं जो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हैं, ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया है। तो मनोविनोद, उज्जट ग्राम, कश्मीर सुषमा, इसमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके द्वारा खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में श्रीधर पाठक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन श्रीधर पाठक जी ने सबसे अधिक किया है। इससे हिंदी प्रेमियों में ये प्रकृति के उपासक कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति जुड़ी हुई कविताएं लिखते हैं, इसलिए इनका नाम हिंदी प्रेमियों ने रखा है प्रकृति के उपासक कवि। विषय, भाव एवं शैली तीनों क्षेत्रों में पाठक जी ने निसंदेह अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। कहने का ये अर्थ हुआ कि अपनी मौलिकता अर्थात अपनी ओरिजिनलिटी अर्थात उन्होंने स्वयं से अपनी विचारधाराओं को प्रकट किया है, अपने भावों को प्रकट किया है। मौलिक मतलब क्या होता है? जो उनकी वास्तविक रचना है, वास्तविक विषय है और कहीं से चुराई नहीं गई है। गाँव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का श्रेय पाठक जी को ही जाता है, यानी कविता में वस्तु के रूप में ग्रामीण या गांव को प्रयोग में लाना ही पाठक जी का श्रेय है। मतलब पाठक जी को ये श्रेय जाता है कि वो उन्होंने कविताओं में गांव को काव्य का वस्तु बनाया। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी मानी जाती है। ध्यान देंगे आप कि शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली पद्य की पहली पुस्तक कौन है? एकांतवासी योगी, जो लावणी या ख्याल के ढंग पर लिखी गई है। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक को आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माना गया है। आगे हम लोग भारतेंदु युग के आगे के कवियों को पढ़ते हैं। नाथूराम शर्मा, जन्म है इनका 1859, जन्मस्थान ग्राम हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, मृत्युकाल 1932। तो इनकी जो रचना है नाथूराम शर्मा शंकर की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाथूराम शर्मा शंकर की गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व और शंकर सरोज और अनुराग रत्न, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चारों के चारों, और कई बार इनसे प्रश्न आ चुका है। तो गर्भरंडा रहस्य में क्या है देख लीजिए कि यह प्रबंधात्मक काव्य श्रेणी की हास्य व्यंग्य काव्य रचना है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा एवं देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों पर प्रकाश डाला गया है। आगे है शंकर सर्वस्व, जिसकी रचना 1951 में हुई। फिर शंकर सरोज, अनुराग रत्न, लेकिन इनकी रचना है नाथूराम शर्मा शंकर की। आगे हम लोग इनके बारे में जानेंगे नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में। हिंदी साहित्य में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किए जाते हैं। तो इन कवि को, जिनका नाम है नाथूराम शर्मा शंकर, इनको अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया है। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर। 13 वर्ष की आलपायु में ही इन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा रच डाला था। इनकी रचनाएं प्रारंभ में ब्राह्मण पत्रिका में और बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। यह प्रायः अतिशयोक्ति कविताएं अधिक लिखते हैं, अर्थात अतिशयोक्ति अर्थात जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। शंकर नदीसन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ी जाएगी, दोनों ध्रुव छोरन लौ पल में पिघलकर घूम घूम धरनी धुरी सी बढ़ जाएगी। ये कट्टर आर्य समाजी माने जाते हैं। आगे बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी की। जन्मस्थल है इनका 1881, जन्मस्थान कोयरीपुर,
जिला जौनपुर। राम नरेश त्रिपाठी। मृत्यु काल है इनका 1962। प्रबंधात्मक काव्य, पहला है मिलन, दूसरा है पथिक, तीसरा है स्वप्न। ये कई बार पूछा गया है और क्रमबद्ध तरीके से भी याद कर लेंगे आप। मिलन, पथिक, स्वप्न। मिलन का प्रकाशन है 1917 में। विदेशी शासन से देशोद्धार का भाव है इसमें। पथिक में 1920 में प्रकाशित हुई रचना उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति का भाव है। और स्वप्न प्रकाशित हुई 1929 में, जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव है। उत्तराखंड व कश्मीर की सुषमा का वर्णन भी किया गया है। तो कई बार पूछा जाता है ऐसे करके कि उत्तराखंड व कश्मीर की सुषमा का वर्णन किस काव्य में मिलता है, तो स्वप्न में मिलता है। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फुटकल कविता संग्रह मानसी है, 1927 में प्रकाशित हुई, जिसमें देशभक्ति, प्रकृति, नीति निरूपण से संबंधित फुटकल कविताओं का संग्रह मिलता है। आगे राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित मिलन, पथिक और स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यान खंड काव्य की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अर्थात ऐसी कथाएं जो कल्पना के माध्यम से लिखी गई हैं और प्रेमाख्यानक खंड काव्य। कैसा खंड काव्य है ये? प्रेमाख्यानक का खंड काव्य है। तो ये तीन हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न, जिनकी बात हम लोगों ने अभी तुरंत की थी। कविता कौमुदी, ये भी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है कि 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। ध्यान देंगे, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इन्होंने पर्याप्त भ्रमण करके बड़ी लगन और परिश्रम से लोकगीतों का संग्रह भी किया। मतलब घूम घूम कर इन्होंने अनेक जगहों पर गए ये, और परिश्रम से लगन से लोकगीतों का संग्रह इन्हें उनको इकट्ठा किया। इन्हें गांधी जी द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा। मतलब गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें राम नरेश त्रिपाठी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनके खंड काव्यों में देशोद्धार के लिए नवयुवकों का आह्वान किया गया है, बालक व वृद्धों का नहीं। कहने का अर्थ है कि इन्होंने अपने खंड काव्यों में देश के जो नवयुवक हैं उनको पुकारा गया है, आज़ादी के आंदोलन में कूदने के लिए, जागरूक करने के लिए पुकारा गया है, और बालक और वृद्धों को उन्होंने नहीं पुकारा है। ये हिंदी बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। कौन? राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। तो ये बानर नामक बाल पत्रिका के संपादक रहे राम नरेश त्रिपाठी। इनका प्रसिद्ध कथन है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये उनकी रचना है, पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, 1883 जन्मकाल, ग्राम इहड़ा, जिला उन्नाव, शायद यूपी में है, और मृत्यु काल 1972 में। प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रेम पचीसी कई बार पूछा गया है। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, कुसुमांजलि, इनके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। इनके बारे में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में। ये श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों की कविताओं में स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखा करते हैं। मतलब श्रृंगार से जो सहित कविताएं हैं, जो श्रृंगारिक कविताएं हैं, उनको ये स्नेही उपनाम से लिखते हैं। कौन? गया प्रसाद शुक्ल जी। और जो राष्ट्रीय भावनाएं से कविताएं लिखी गई हैं उसमें इन्होंने अपना उपनाम क्या रखा है? त्रिशूल उपनाम से लिखते हैं। इनके द्वारा सुकवि नामक एक काव्य पत्रिका का संपादन भी किया गया। इनके द्वारा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा सुकवि नामक काव्य पत्रिका, कविता से जुड़ी हुई पत्रिका का संपादन कार्य भी किया गया। तो हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवियों की बात हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ ऐसे कवियों की बात की जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युगन में महावीर प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते रहें, और कुछ ऐसी कवियों की बात हम लोगों ने की जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत नहीं थे और स्वतंत्र रूप से उन्होंने रचनाएं की हैं।
हमने कल के वीडियो में जाना था, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर आप देख लें वहाँ जाकर, क्योंकि वो बहुत मुख्य वीडियो था। ये तो अंत है। द्विवेदी युग के अन्य कवि, और कौन अन्य कवि हैं? तो पहले है राय देवी प्रसाद पूर्ण, 1868 से लेकर 1915 इनका जन्म से मृत्यु काल रहा। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग, अमलतास, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनसे जुड़ी हुई रचनाएं मैंने नहीं देखी हैं अब तक, ठीक है। ये केवल एक इम्पॉर्टेंट बनता है जो कालिदास की मेघदूत खंड काव्य का अत्यंत सरल पद्यवाद अनुवाद है, जिसका नाम है धाराधर धावन, क्योंकि कालिदास की रचना है ये, ठीक है। और संस्कृत के अच्छे गाता है, वेदांत में अच्छी रुचि है। प्रकृति वर्णन में ये रीतिकालीन कवि सेनापति के समकक्ष भी माने गए हैं। तो रीतिकाल हमने पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं देखा हो जाकर वहाँ देख ले। तो सेनापति के समान ही माने गए हैं ये प्रकृति वर्णन के मामले में। इनके द्वारा रचित कविताओं का एक संकलन पूर्ण संग्रह के नाम से प्रकाशित है, बसंत वियोग। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है इनका, है ना, राय देवी प्रसाद पूर्ण का बसंत वियोग, ये ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, जो 1912 में प्रकाशित हुई। ये उनकी लंबी कविता है। इसमें भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है, उद्यान मतलब बगीचे के रूप में की गई है। रामचरित उपाध्याय जो 1872 से 1938 तक जन्म काल मृत्यु काल रहा। जन्म स्थल है गाजीपुर, जो दिल्ली साइड में पड़ता है, यूपी के बॉर्डर पड़ता है। रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, प्रबंध काव्य, सूक्ति मुक्तावली, रामचरित चंद्रिका, देवी द्रौपदी। तो ये जो रचनाएं थी रामचरित उपाध्याय की, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना है। लाला भगवान दीन, आप देखते जाएं, जहाँ इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। लोचन प्रसाद पांडे। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पर। मुकधर पांडे, कई बार इनसे जुड़ी हुई कविताओं का जिक्र किया गया है। तो इनका जन्म काल रहा 1895, मृत्यु 1984 ईस्वी में। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू, उद्गार, ये मुकधर पांडे की रचनाएं हैं, जिनमें कानन कुसुम और प्रेम बंधन कई बार पूछा गया है मुकधर पांडे जी की। इनकी कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्य लोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप आदि छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। छायावाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक काल के बाद छायावाद काल का ही प्रारंभ हो जाता है। तो इन्होंने जो कविताओं में अशरीरी प्रेम का, रहस्य लोक का, जिज्ञासा का और प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप करके अनेकों कविताएं लिखी इन्होंने। सैयद आमिर अली मीर देख सकते हैं आप, कामता प्रसाद गुरु, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप देख लें। गिरधर शर्मा नवरत्न, पंडित रूप नारायण पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म स्थल है काशी। रचनाएं हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र। कई बार ये रचनाएं पूछी गई हैं जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित हैं। जिनका जन्म स्थल है काशी में, 1866 से लेकर 1932 के बीच जन्म और मृत्यु का जन्म काल है ये। हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र, इनकी रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। विशेष बातें जानते हैं हम लोग। ये आरंभ में जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। कौन? जगन्नाथ जी। ये उर्दू, फारसी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बंगला भाषाओं के ज्ञाता तथा ब्रज भाषा के मर्मज्ञ थे। इन्होंने द्विवेदी काल में भी शुद्ध व परिष्कृत ब्रज भाषा में कविताएं लिखी थीं। इनके बिहारी सतसई ग्रंथ की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से संपादित की गई थी, जो एक प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। बिहारी सतसई ग्रंथ की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से संपादित की गई, जो प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। इन्होंने द्विवेदी काल में शुद्ध और परिष्कृत ब्रज भाषा में कविता लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। इनको भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल के बाद
और रीतिकाल, इन दोनों के बीच जो है इन्होंने मतलब जोड़ का काम किया है, दोनों को जोड़ने का काम किया कि इन्होंने जगन्नाथ दास ने। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो खड़ी बोली के समर्थक हैं उनको क्या कहा है? हठी और मूर्ख, याद रखेंगे आप। आगे हैं सत्यनारायण कविरत्न, द्वारिका प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण पुरोहित, केसरी सिंह बारहट, अनूप शर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, हरदयालु सिंह, ठाकुर प्रसाद, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी और बाबू श्याम सुंदर दास 1875 से लेकर 1945। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास की रचनाएं भी कट गई हैं, जो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका आधुनिक काल यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपको छायावादी युग देखने को मिलेगा। तो आधुनिक काल में हम लोगों ने अभी पढ़ा, आपको 2 युग की हम लोगों ने बात की है अभी जस्ट हम लोगों ने। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो इसके पहले का वीडियो भी देख लें आप, जिसमें पहला वीडियो आपका बना है भारतेंदु युग का, दूसरा बना है द्विवेदी युग का, ठीक है ना। तो ये आपका ये दूसरा ही वीडियो है द्विवेदी युग का। तो द्विवेदी युग में जो कवि हुए उनको मैंने लिख दिया, यहाँ पर बता दिया है आपको। और इसके पहले की वीडियो में भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में बताया है। अब ये लास्ट आपका बच गया है बाबू श्याम सुंदर दास। तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग याद कर लें। तो इनका जो प्रमुख रचना है वो है भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य। तो ये इन्होंने लिखा है, ठीक है, रचनाएं इनकी हैं। और कुछ संपादित रचनाएं भी इनकी हैं जो इन्होंने संपादित की हैं, जिसमें पहला है पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, रत्नाकर कबीर ग्रंथावली, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर ग्रंथावली, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, रत्नाकर, ये इनकी संपादित रचनाएं हैं। आगे विशेष बातें इनके बारे में जानते हैं हम लोग बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में। ये नागरिक प्रचारणी सभा के 3 सदस्यों में से एक थे। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रथम स्वतंत्र संपादक भी बने। मतलब इन्होंने अकेले सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। कब? 1901 में। 1900 से सरस्वती पत्रिका छपने लगी थी, लेकिन 1901 में जाकर ये अकेले पड़ गए, अकेले इन्होंने संभाला। इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में बिखरे हुए हिंदी के दुर्लभ ग्रंथों की खोज का कार्य किया। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जैसे व्यक्तित्वों के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि शुक्ल जी और वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का निर्माण का श्रेय किनको जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को ही जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे।